हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट टेंसर्स, ठीक है। बट उससे पहले मैंने कल आपको एक क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली वो तो लास्ट वीडियो में दिया, मतलब लास्ट से लास्ट वीडियो में दिया था। कल का मैंने आपको एक और टाइम दिया था ये वाला न्यूमेरिकल करने के लिए, पर किसी ने कमेंट किया नहीं कि ये वाला, आई थिंक किसी का हुआ ही नहीं है कि आप इसको कैसे करोगे। ये वाले जैकोबियन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी इन सिलेंड्रिकल और इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। पर किसी ने कमेंट किया नहीं, तो आई थिंक किसी का हुआ नहीं है, तो मैं करा देती हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद अपन फिर अपना टेंसर जो है कर रहे थे अपन, उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे दुख हो रहा है वास्तव में कि किसी बच्चे ने नहीं किया इसको, तो भाई आपके फिर ढीले हुए हैं कॉन्सेप्ट, इसका मतलब, है ना। तो भाई ऐसे रटी रटाई चीजें पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा। इस थोड़ा सा टॉपिक से हटकर अगर कोई चीज है, टॉपिक से हटकर तो है भी नहीं वैसे भी, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन है तो उसको आप नहीं कर रहे हो, तो फिर देखो ये तो दिक्कत वाली बात है। चलो खैर, मैं तो बता देती हूँ सॉल्यूशन, पर आपको करना चाहिए था ये क्वेश्चन। कोई भी बच्चा करता तो मुझे अच्छा लगता। चलें खैर, जैकोबियन, इस जैकोबियन को आप कैसे खोलेंगे? एक्स वाई जेड अपॉन u1 u2 u3, ठीक है। अब आप इसे कैसे खोलेंगे? डेल एक्स बाई, अच्छा मैं एक स्टेप बढ़ा दूं, पहले मैं बता दूं कि भाई डेल एक्स बाई डेल u1, चलो बता ही देती हूँ। डेल एक्स बाई डेल u1, डेल एक्स बाई डेल u2, डेल एक्स बाई डेल u3, ठीक है। डेल वाई बाई डेल u1 आप ऐसे तो खोलोगे, डेल वाई बाई डेल u2 और डेल वाई बाई डेल u3, फिर आप डेल जेड बाई डेल u1, डेल जेड बाई डेल u2 और डेल जेड बाई डेल u3, ठीक है। अब आपसे पहला पूछा है सिलेंड्रिकल। अब आपको पता ही है कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो u1 है, u2 है, u3 है, उनकी जगह पर क्या होते हैं? रो, फाई और z होते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो x होता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास रो कॉस फाई, और y कितना होता है? रो साइन फाई, और z तो z ही होता है। भाई हम ये जानते हैं ना, जब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तो हमने एक रिलेशन देखा था इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो वो यही तो था। तो आपको जो यहाँ पे इस जैकोबियन में करना है वो क्या करोगे आप? भाई अगर आप सिलेंड्रिकल में करोगे तो आप एक्स वाई जेड को नीचे क्या लिखोगे? रो फाई जेड ही तो लिखोगे, क्योंकि u1 u2 u3 की जगह पर आपको रो फाई और जेड रखना पड़ेगा, यही तो काम होगा, ठीक है। अब डेल एक्स बाई आपको क्या करना है? अब आप इस जैकोबियन को खोलोगे तो क्या लिखोगे? डेल एक्स बाई डेल रो, डेल एक्स बाई डेल फाई, डेल एक्स बाई डेल जेड, ये तो करोगे। फिर वाई में क्या करोगे? ऐसे ही करोगे, डेल वाई बाई डेल रो, डेल वाई बाई डेल फाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले लिखना, जब चॉप कॉपी में करो ना तो इस वाले को पूरा लिखना कि डेल एक्स बाई डेल रो, डेल एक्स बाई डेल फाई, डेल एक्स बाई डेल जेड, फिर वाई का, फिर जेड का, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएशन काम आ रहा है एक्स का रो के रेस्पेक्ट में काम आ रहा है, वाई का रो के रेस्पेक्ट में काम आ रहा है, और जेड का भी काम आ रहा है। तो ये रहे ना आपके, डिफरेंशिएट करते जाओ। पहली चीज क्या लिखोगे आप? ये तो लिखोगे डेल एक्स बाई डेल रो, डेल एक्स बाई डेल फाई, डेल एक्स बाई डेल जेड, ठीक है। मैं ही कर देती हूँ, बैठ नहीं रहा सिस्टम। डेल वाई बाई डेल रो, डेल वाई बाई डेल फाई, डेल वाई बाई डेल जेड, फिर डेल जेड बाई डेल रो, डेल जेड बाई डेल फाई और डेल जेड बाई डेल जेड। स्मॉल कर देना आप इसको, है ना। फिर यहाँ भी स्मॉल कर देना, यहाँ भी स्मॉल। फिर अब आप डिफरेंशिएट करो, एक्स को रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? कॉस फाई। डिफरेंशिएट ही करना है, बस बचा ही क्या है? एक्स को रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो कॉस फाई, एक्स को फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा? माइनस रो साइन फाई आएगा। एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में करोगे 0 आएगा। फिर वाई का रो के रेस्पेक्ट में करो, साइन फाई आएगा। वाई का फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो रो कॉस फाई आएगा। जेड के रेस्पेक्ट में करोगे 0 आएगा। अब जेड का आप रो और फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा, जेड के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। तो यही तो मैट्रिक्स आएगी आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वही आएगी। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या भला? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको सॉल्व कर लेना। आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा रो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो जैकोबियन है हमारा, जे एक्स वाई जेड और नीचे आपका रो फाई जेड, इसकी वैल्यू आएगी रो, ठीक है। अब आई होप कि आप इसे स्फेरिकल सिस्टम में कर लेंगे।
स्फेरिकल सिस्टम में u1, u2, u3 की जगह पर क्या आएगा आपके पास, r, थीटा और फाई आ जाएगा। और x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पर आएगा, आपको बता रखा है x की जगह पर कितना आएगा, r साइन थीटा कॉस फाई, r साइन थीटा साइन फाई, z की जगह पर r कॉस थीटा आएगा। बस आपको ऐसे ही मैट्रिक्स लिख करके उसको सॉल्व कर लेना है डिटर्मिनेंट को, और देन आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ। उसका जो आंसर आएगा एक्स वाई जेड r थीटा फाई, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा r स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगी, स्फेरिकल सिस्टम में आप ही को करना है। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब हम अपने टेंसर्स पे आ जाते हैं, जो टेंसर हमें पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, टेंसर हम पढ़ रहे थे। अच्छा, एक शीशराम करके एक बच्चा है, उसने मेरे से एक बात पूछी है ना, वो उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। उसने पहली बात जो मेरे से पूछी है वो ये है कि टेंसर्स का मीडियम पे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो भाई वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, कल मैं आपको आइसोट्रॉपिक मीडियम में और एनाइसोट्रॉपिक मीडियम में डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, ठीक है, फिर भी मैं दोबारा से बता दूंगी। और उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्यों एक जीरो रैंक टेंसर को स्केलर कहा जाता है, कल मैंने आपको बताया था, और क्यों एक फर्स्ट रैंक टेंसर को वेक्टर कहा जाता है। उसने दो चीजें पूछी हैं। ठीक है, चलें, हमने कल टेंसर शुरू किए थे, तो मैंने बताया था आपको कि टेंसर एक तरीके से जनरलाइजेशन फॉर्म है स्केलर और वेक्टर्स का, जिसका हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, ये बताया था। ठीक है, इसके अलावा आपको ये तो पता ही है पहले से कि स्केलर जो होते हैं वो उनमें डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, मीडियम का तो भाई शीशराम यही फर्क पड़ता है कि अगर माध्यम आपका समदैशिक है तो इसका मतलब उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वो मिलकर के बना हुआ है, उन सभी की प्रॉपर्टीज एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इन दैट केस जे और ई यानी कि जो करंट डेंसिटी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन एक ही होती है। तो जो कांस्टेंट मिलता है हमारा सिग्मा, यानी कि जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, वो बिहेव करता है एक अदिश की तरह। समझ में आ गई, क्योंकि सदिश ऊपर और सदिश नीचे है, तो इस वजह से ये जो वेक्टर है, ये जो हमारी क्वांटिटी है सिग्मा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडक्टिविटी जो है वो बिहेव कर रही है लाइक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बट अगर आपका एनाइसोट्रोपिक मीडियम है, विषम दैशिक है, तो वो जितने भी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, उन सारे पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। तो भाई ये टेंसर का ही तो गुण है। टेंसर वही तो होते हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड होते हैं, वही टेंसर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये बिहेव करेगा एक प्रदिश राशि की तरह। समझ में आ गई। तो टेंसर का मीडियम पे इस तरीके से फर्क पड़ता है। ये तो हो गया पहला जवाब। नंबर दो तुमने ये पूछा था कि अदिश को क्यों जीरो रैंक टेंसर कहा जाता है और सदिश को क्यों फर्स्ट रैंक टेंसर कहा जाता है। तो भाई आपको पता तो है कि अदिश जो है उसकी दिशा नहीं होती। भाई टेंसर क्या है, जिसकी अलग अलग दिशा में अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है वो टेंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स मिलती है जिसमें 9 अलग अलग डायरेक्शन में इस सिग्मा के 9 अलग अलग मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, बट अगर ये टेंसर एक जीरो रैंक का टेंसर होगा, दैट मीन्स कि उसकी केवल एक ही कंपोनेंट होगा, ये सारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। ठीक है, उस एक ही कंपोनेंट होगा, उसमें भी उसकी रैंक क्या है, 0, यानी कि डायरेक्शन का तो मैटर ही खत्म। ठीक है, अब रैंक क्या है उसको आगे आएगा, अपने टॉपिक आगे आएगा, रैंक से रिलेटेड किसी भी टेंसर की रैंक क्या होती है उससे रिलेटेड चीजें आगे आएंगी। लेकिन जब रैंक 0 हो गई, दैट मीन्स डायरेक्शन का मुद्दा खत्म। इसका मतलब केवल उसका मैग्नीट्यूड ही बचा, इसलिए हम टेंसर जो है 0 रैंक का उसको हम कहते हैं स्केलर। बात समझ में। नंबर 2, फर्स्ट रैंक टेंसर का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड आपका भले ही 1 बचा हो या 2 बचे हो या 3 बचे हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है तो 3 डायरेक्शंस होंगी उसकी अलग अलग। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो भी हो, डायरेक्शंस जो है उसमें इंक्लूड होगी। फर्स्ट रैंक से मतलब है कि उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी, तो वो फर्स्ट रैंक की वजह से वो टेंसर बिहेव करेगा लाइक अ वेक्टर। बात समझ में आ गई। 0 रैंक का मतलब है डायरेक्शन रिमूव हो गई, हट गई, बट फर्स्ट रैंक से मतलब है डायरेक्शन इज इंक्लूडेड, दैट मे बी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। ठीक है, तो और डायरेक्शन है तो दैट मीन्स कि वो वेक्टर होगा। समझ में आ गई। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड रैंक का है, थर्ड रैंक का है, फोर्थ रैंक का है, तो उसी तरीके से डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती जाएंगी।
समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। तो हम अपनी आगे की क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना आप स्टैटिकल में। ओके, मैंने आपसे कहा था कि जो हम पढ़ेंगे टॉपिक आज, वो मैं आपको बता चुकी थी कल। कौन सा पढ़ेंगे? हम सब नोटेशंस पढ़ेंगे। किसको समझने के लिए? जो टेंसर है उनको आगे समझने के लिए हम कुछ नोटेशंस को यूज करेंगे, है ना। तो अगला हमारा टॉपिक है सम नोटेशंस यूज्ड इन टेंसर्स, है ना। तो टेंसर्स को आगे समझने के लिए कुछ नोटेशंस की जरूरत पड़ती है हमें, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है? हिंदी में तो कुछ इनका अजीब सा नाम है, एक्चुअली वो हिंदी में नहीं है, संस्कृत में ही है ना। उसको आप रहने दो, उससे आप कंफ्यूज ही होगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप इनको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में याद रखें। ठीक है, अच्छा देखें, आपके ये जो टेंसर्स होते हैं एक्चुअली वो 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 है आपका कंट्रावेरिएंट। कंट्रावेरिएंट टेंसर्स, कंट्रावेरिएंट को हम बोलते हैं प्रतिचर प्रदेश। प्रतिचर प्रदेश, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर्स यानी कि प्रतिचर प्रदेश। ठीक है, इसमें जो प्रतिचर घटक होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है? इनको डिनोट किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में। मतलब हम इसको कैसे कहेंगे कि ये वाला जो प्रदेश है उसमें प्रतिचर घटकों को व्यक्त किया जाता है किस तरीके से? सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में। यानी कि सपोज करो आपके पास ये कोई टेंसर है टी, ठीक है, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट मतलब जितने भी इसके कंपोनेंट्स होंगे उनको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि प्रतिचर प्रदेश में प्रतिचर घटकों को व्यक्त करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई? यानी कि ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इसके, अब मैंने तो 2 दिखा दिए, अदरवाइज ये 3, 4, 5, 6 n हो सकते हैं। अब जब मैं आपको रैंक पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगी कि अगर कोई टेंसर आपका फर्स्ट रैंक, भाई फर्स्ट रैंक की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि 0 रैंक का स्केलर हो गया, फर्स्ट रैंक का वेक्टर हो गया, तो मिनिमम जो टेंसर हो सकता है वो 2 रैंक का हो सकता है। रैंक मतलब नंबर ऑफ स्क्रिप्ट, है ना। यहाँ पे 2 स्क्रिप्ट आपको दिख रही है, तो ये पता है क्या है? ये सेकंड रैंक का टेंसर है, यानी कि इस टेंसर की रैंक कितनी होगी? 2। तो मिनिमम 2 रैंक का टेंसर पॉसिबल है, उससे पहले फर्स्ट रैंक और 0 रैंक के स्केलर और वेक्टर्स होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है? सेकंड रैंक। हालांकि मैं जब रैंक पढ़ाऊंगी तो और अच्छा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि कंट्रावेरिएंट टेंसर्स में जितने भी कॉम्पोनेंट्स होंगे टेंसर के, वो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट के रूप में शो किए जाएंगे। समझ में आ गई? हिंदी में इसको बोला जाता है मूर्धांक, है ना। तो हिंदी नहीं है एक्चुअली, ये संस्कृति हो गई, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। आप सुपर स्क्रिप्ट से तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले सभी को समझ में आ जाता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब आप ऊपर की तरफ लगाएंगे, सब का मतलब आप नीचे लगाएंगे। ठीक है, नंबर 2 आता है आपका कोवेरिएंट। कोवेरिएंट टेंसर्स, ठीक है। कोवेरिएंट टेंसर का मतलब होता है सहचर प्रदेश। इसमें जो कंपोनेंट होंगे टेंसर के, वो मैंने अभी आपको बताया नीचे पैरों में, इसलिए इसे हिंदी में बोला जाता है पादांक। समझ में आ गई? तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट में जो कंपोनेंट है वो नीचे यूज किए जाएंगे पैरों में, और जो सुपर स्क्रिप्ट है उसमें ऊपर यानी कि सिर पर यूज किए जाएंगे टेंसर के। समझ में आया? मतलब इजी हो समझ में आपको, इसलिए बता रही हूँ। अब 2 क्यों मैंने कंपोनेंट लिए? क्योंकि कंसीडर कर लिया कि मिनिमम टेंसर, कंसीडर क्या, मिनिमम टेंसर जो होगा वो सेकंड रैंक का ही होगा। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे कई रैंक के पढ़ेंगे, आई है, जे है, के है, तीसरा और आ गया तो आप इसे थर्ड रैंक का टेंसर बोलेंगे, आगे 4th रैंक, 5th रैंक। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से चलती है चीजें। नंबर 3, तीसरा है आपका मिक्स्ड टेंसर। मिक्स्ड टेंसर मतलब आपका ये हो गया मिश्रित प्रदेश। समझ में आ गई? मिश्रित प्रदेश। अब मिनिमम कितने रैंक का मिश्रित प्रदेश पॉसिबल है आपके हिसाब से? भाई मिश्रित वो होगा जिसमें टेंसर के सर पर भी होंगे कुछ ना कुछ कंपोनेंट, और कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो है वो नीचे भी होंगे।
समझ में आ गई? मतलब जिसमें सुपर स्क्रिप्ट भी यूज की जाती है, सब स्क्रिप्ट भी यूज की जाती है, वो मिश्रित होता है। समझ में आ गई? अब मिनिमम 3 का ही पॉसिबल है भाई, या तो आप भाई मिनिमम नहीं भाई, मिनिमम जो है 2 का भी हो सकता है, मतलब आप एक ऊपर एक नीचे भी तो लगा सकते हो, आई जे इस तरीके से भी तो लगा सकते हो, है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम कितने का हो सकता है, लेकिन टेंसर मिनिमम 2 रैंक का हो सकता है। ठीक है, मिश्रित प्रदेश जो है उसमें आप क्या यूज करोगे, सबस्क्रिप्ट भी और सुपर स्क्रिप्ट भी, इसलिए आप इसको मिश्रित कह रहे हो। जबकि कंट्रावेरिएंट या प्रतिचर प्रदेश में सारी सुपर स्क्रिप्ट होंगी, ठीक है, कोवेरिएंट में सारी सबस्क्रिप्ट होंगी। मतलब अगर पैरों में कॉम्पोनेंट है तो आप समझ जाना कि वो एक कोवेरिएंट है, ऊपर है तो आप समझ जाना कि वो एक कंट्रावेरिएंट है, और अगर मिश्रित ऊपर भी है नीचे भी है दैट मीन्स कि वो एक मिश्रित है, यानी कि उसमें सुपर स्क्रिप्ट भी यूज होगी और सब स्क्रिप्ट भी यूज होगी। समझ में आ गई बात? यानी कि इसमें तो हम लेंगे सुपर स्क्रिप्ट काम में, सुपर स्क्रिप्ट इज यूज्ड, है ना, इसमें सब स्क्रिप्ट इज यूज्ड, इसमें सुपर प्लस सब दोनों ही यूज में आती है। समझ में आ गई? ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल हम इसकी कुछ और नोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और डिस्कस करेंगे। जैसे हम आगे इसका जो नेक्स्ट नोटेशन है वो है क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम आगे डिराक डेल्टा फंक्शन में काम में आएंगी, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई इशू हो किसी टॉपिक को लेकर तो आप कॉमेंट कर देना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, थैंक यू।